राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुलिस अधिनियम 1861 पर। बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा कि कम से कम आपको 2 प्रश्न इस वीडियो से मिलेंगे। जो भी 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो से 2 प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं कम से कम। तो वीडियो को आप लोग अगर देखना प्रारंभ भी करिएगा तो जब समय होगा पर्याप्त तभी देखिएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक व्यूअर बन के कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप जब तक पूरे वीडियो को देख करके अपने एग्जाम में आप यहां से मैक्सिमम नंबर गेन नहीं कर सकते। तो आइए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। मुझे खुद नहीं पता है मैं कौन कौन सी धारा आपको पढ़ाऊंगा। भी शुरुआत होगी तो कहां तक पहुंचेगी धाराओं की लिस्ट, इसका अंदेशा मुझे भी नहीं है। फिलहाल महत्वपूर्ण धाराओं का शीर्षक मैंने दिया है पुलिस बल का गठन लिखा हूं, यानी जो न्यू है वो पुलिस बल के गठन से शुरुआत होनी है। कितनी धाराएं इस वीडियो में बताई जाएंगी वो आप आगे देखते रहिएगा, लेकिन जो भी धाराएं बताई जाएंगी वो बिल्कुल पुलिस एक्ट की क्रीम धारा है, जो आपके प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टेप बाय आप लोग स्टेप देखते रहिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा पूरा। मैक्सिमम लाभ आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूं तो दिखावटी नहीं बना पाता हूं। जो भी बताता हूं उस पर संपूर्ण जानकारी देता हूं आपको, कि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखने के बाद आपको लगे कि अगर आप किसी से तुलना करते हैं तो आपको लगे कि वाकई में ये बेहतर है। फिलहाल चलिए, अगर अच्छा लगेगा, वीडियो समझ में आएगा और मज़ेदार होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग एक फुर्सत का पल निकाल लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई में पढ़ने में मज़ा आया इस वीडियो में या नहीं आया। हाँ, बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से भी होगा, नहीं होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ PCSJ, APO, HJS की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। चलिए हम लोग सबसे पहले पुलिस बल के गठन की बात करते हैं। पुलिस अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन UP APO के सिलेबस में रखा गया, जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा में 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके पुलिस अधिनियम से पूछे जाएंगे और शेष 5 से 6 क्वेश्चन पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से पूछा जाएगा, जिसमें 554 पैरा का जिक्र किया गया है। पुलिस एक्ट में टोटल 47 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो एक्ट में टोटल 47 सेक्शंस हैं, जिसमें से धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से 41 रिपील हो गई है। ठीक है, और पैरा की संख्या जो है वो 554 पैराज हैं। ये सब याद रखिएगा, प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, पुलिस बल का गठन की बात यहाँ किया गया है। पुलिस बल यानी पुलिस की परिभाषा दी गई है धारा नंबर 1 में। डिफिनीशन में पुलिस शब्द को डिफाइन किया गया। ठीक, अब पुलिस को डिफाइन किया गया तो वहाँ बताया क्या गया पुलिस की परिभाषा में। टोटल 11 शब्दों की डिफिनीशन धारा 1 में दिया गया, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। धारा 1 में जो पुलिस की परिभाषा दी गई उसमें लिखा हुआ है, पुलिस से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिसको इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया जाता है। यानी ऐसे पुलिस जिसे इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया जाता है उसे पुलिस कहा जाए। भर्ती किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब भर्ती कहाँ और कैसे किया जाता है उन धाराओं का जिक्र हम लोगों को करना है, और जिस धारा में भर्ती की बात की गई है वो धारा संख्या है 2। ठीक है, धारा नंबर क्या है? सेक्शन 2 है, जिसमें भर्ती की बात की गई है। पुलिस बल के भर्ती की बात धारा 2 में की गई है।
तो धारा 2 पे आप रीड विद सेक्शन 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पुलिस की परिभाषा दी गई है। 2 में पुलिस बल के गठन की बात की गई। धारा 2 में जो पुलिस बल के गठन की बात की गई है, ठीक है, जो जनरली हम लोग आरक्षी को देखते हैं, कांस्टेबल हैं, उन्हीं के गठन की बात की गई है कि ये गठन कैसे होगा। लिखा हुआ है, राज्य में समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा जिसे रीततः भर्ती किया जाएगा। कैसे भर्ती किया जाएगा? रीततः भर्ती किया जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि पुलिस की भर्ती कैसे की जाएगी। लिखा है रीततः, मतलब मेहनत, यानी जो तरीका बताया गया होगा, जो ढंग बताया गया होगा, उस ढंग से भर्ती किया जाएगा। तो कैसे भर्ती किया जाता है? राज्य सरकार गजट में एक अधिसूचना जारी करती है और उसमें वो पुलिस बल की संख्या, एग्जाम का डेट, योग्यता, अयोग्यताएं, फॉर्मेलिटीज, सारी मापदंड बता देते हैं। जो व्यक्ति उस पैरामीटर पे खरा उतरता है वो उस फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, और जो उसकी अन्य योग्यताएं हैं आगे कि अगर इसको आप पूरा करते हैं आगे तो आप पुलिस बल में भर्ती हो जाएंगे। तो जो बच्चे उसको पूरा कर लेते हैं वो आगे पुलिस बल के रूप में भर्ती हो जाते हैं। तो कैसे भर्ती किया जाएगा? रीततः भर्ती किया जाएगा। ये धारा 2 में लिखा है, राज्य सरकार पुलिस बल की भर्ती करती है। लिखा है राज्य की समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। ठीक है, अब जो पुलिस बल की भर्ती कैसे होगी? लिखा है रीततः भर्ती की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, इसी धारा में एक पॉइंट और लिखा जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि जो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं। कौन? अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी। अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी की डिफिनीशन धारा 1 में दी गई है, लास्ट में दी गई है। अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी का मतलब होता है डिप्टी एसपी रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी। इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक के जो पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं, इन्हीं को सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, ये आप एक तरीका और भी कह सकते हैं इनको समझने का कि जितने नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर हैं वो सब अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? धारा 1 में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं उनकी सेवा और शर्तें, वेतन तथा यानी वेतन और सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, कौन निर्धारित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये प्री में पूछा जा चुका है कि अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की वेतन और सेवा की शर्तें कौन डिटरमाइन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। लास्ट में धारा 2 में लिखा गया। तो इस तरह से आपने धारा 2 को देखा कि पुलिस बल का जो गठन है 2 में लिखा हुआ है। ये गठन 2 में होता है कि राज्य की समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा जो ऐसे जो है अधिकारियों और अन्य जनों से मिलकर बनेगा जिससे राज्य सरकार जो है उचित समझे। और कैसे इनकी भर्ती होगी? रीततः भर्ती होगी। और इन जो अधीनस्थ पंक्ति के सभी पुलिस अधिकारियों के नहीं, जो गजेटेड पुलिस ऑफिसर हैं यानी डिप्टी एसपी से लेकर के डीजीपी तक, उनकी सेवा की शर्तें और वेतन अवधारित करने की बात धारा 2 के उपधारा 2 में नहीं लिखा हुआ है। ये धारा 2 में नीचे नहीं लिखा हुआ है, बल्कि वहां अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की बात की गई। ये बिल्कुल नोट करके दिमाग में रखिएगा। अब धारा 2 में पुलिस की भर्ती हो गई। अब भर्ती होने के बाद इनको राइट कैसे मिलेगा, कौन सा कार्य करेंगे? तो इसके लिए इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वो प्रमाण पत्र कहाँ जारी किया जाता है? धारा 8 में जारी किया जाता है। धारा 8 के उपधारा 1, अगर उपधारा नहीं है तो पैरा होगा। ठीक है, ये धारा 8 के मेन पैरा में या मेन उपधारा में ये बात लिखी गई है कि इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो कौन जारी करेगा? जो डीजीपी होता है वो डीजीपी या जिसको निर्दिष्ट कर दे वो सर्टिफिकेट जारी करता है। और उसी सर्टिफिकेट में इनके कर्तव्य, इनकी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो वो सर्टिफिकेट इनके लिए बहुत मूल्यवान होता है। तो सर्टिफिकेट कहाँ जारी होता है? 8 में जारी होता है, मूल क्लाज में। और 8 में जारी होने के बाद यानी 2 में पुलिस बन गए, 8 में सर्टिफिकेट जारी हो गया। ठीक, अब सर्टिफिकेट जारी होने के बाद एक धारा नीचे लिखी है कि कोई व्यक्ति जब भर्ती हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया तो पुलिस अधिकारी हो गया। कब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है, ये बात धारा 9 में बता दी गई है। कब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है? तो धारा 9 में कहा गया है
कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब उसे पुलिस अधीक्षक या निर्दिष्ट कोई अन्य ऑफिसर लिखित रूप से यानी अभिव्यक्ति रूप से अनुज्ञा दे दे, अभिव्यक्ति रूप से अनुज्ञा दे दे, तब या जिस पुलिस ऑफिसर के वो अधीनस्थ है यानी अपने वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को 2 माह से अन्यून अवधि की लिखित नोटिस देने पर, कम से कम कितने माह की, 2 माह की, ध्यान रखिएगा, अन्यून अवधि, इससे कम नहीं होना चाहिए कि अवधि की लिखित सूचना दे करके वो अपने पद से हट सकता है। तो 9 में पद से हटने की प्रक्रिया बताई गई है, या तो उसे पुलिस अधीक्षक अभिव्यक्ति अनुज्ञा दे दे या कोई अन्य निर्दिष्ट ऑफिसर अभिव्यक्ति अनुज्ञा दे दे, या जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के वो अधीनस्थ है 2 माह से अन्यून अवधि की उसे लिखित रूप में नोटिस भेज दे, तब वो पुलिस बल से हट जाता है, यानी पुलिस के रूप में काम करने के लिए अथराइज नहीं रह जाता है। ठीक, धारा 9 में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना पुलिस अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी ना रह जाने पे, पुलिस अधिकारी ना रह जाने पे क्या होगा, जो उसे सर्टिफिकेट 8(1) में मिला है वो सर्टिफिकेट उसे वापस करना होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप 2 में पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाओगे तो 8(1) में सर्टिफिकेट मिलेगा। जब 9 में आप पुलिस अधिकारी नहीं रह जाओगे, 9 में नहीं रह जाना, 9 से ना, 9 ना से नहीं, जब वो पुलिस अधिकारी आप नहीं रह जाओगे, यानी ये व्यक्ति समझ लो, ठीक, जब ये व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन गया, 2 में भर्ती हो गया, तब 8(1) में उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। जब ये पुलिस अधिकारी नहीं रह जाएगा, 9 में कहाँ नहीं रह जाता है, 9 में क्या तरीका है, एसपी के लिखित अभिव्यक्ति अनुज्ञा से या निर्दिष्ट किसी अन्य पुलिस ऑफिसर के अभिव्यक्ति अनुज्ञा से वो पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाएगा, या जिस वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर के वो अधीनस्थ है उसे कम से कम 2 माह की लिखित सूचना भेज करके वो अपने पद से हट सकता है। तो जब वो पुलिस ऑफिसर नहीं रहेगा तब उसे जो सर्टिफिकेट 8(1) में मिला है पुलिस ऑफिसर होने पे धारा 2 में, ये 8(2) में उसे वापस करना होगा सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। तो 2 में जब आप भर्ती हुए तो 8(1) में सर्टिफिकेट मिला डीजीपी के माध्यम से, और जब आप 9 में पुलिस अधिकारी नहीं रह गए तब आपको 8(2) में सर्टिफिकेट वापस करना होगा। कहाँ, 8(2) में सर्टिफिकेट को वापस करना होगा। आप प्रश्न यहाँ पे जरा समझिए, किसको वापस करेंगे, जिसे, ठीक है, प्राधिकृत किया जाए, कोई अथॉरिटी नहीं लिखा है, जिसे इसके लिए अथराइज कर दिया जाए उसे वापस करना होगा। अब अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं रह गए और सर्टिफिकेट वापस नहीं करते हो, तो 2 में पुलिस ऑफिसर आप भर्ती हुए, 8 में सर्टिफिकेट मिला। अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं रह गए 9 में तो आपको 8(2) में वापस करना चाहिए था। अगर आप वापस नहीं करते हो तो ये 2 और 8 मिल जाएंगी धाराएं और बन जाएंगी, ये पास में आ जाएंगी। जब ये पास में आ जाती हैं तो 28 कहलाती हैं, जब दूर दूर रहती हैं तो 2 और अलग से 8 कहलाती हैं। ठीक, तो पास में आके 28 बन गई, जिसमें सजा लिखा हुआ है कितना, 2 माह का सजा लिखा हुआ है या 200 रुपये का जुर्माना लिखा हुआ, 2 माह का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना। तो ये कारावास कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होता है तो आप बैरक को पलट के देख लीजिए, बुक अपने पास रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, कोई चीज़ मुझसे भी फिर मिस हो सकती है। तो 200 रुपया जुर्माना या 2 माह का कठोर या सादा कारावास या दोनों उसे दिया जा सकता है। किसके द्वारा, जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाया जाएगा तब उनके समक्ष, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पाए जाने पे उसे 200 रुपये का जुर्माना या 2 माह का कारावास दिया जा सकता है। तो पुलिस के रूप में भर्ती की परिभाषा कहाँ लिखी गई, पुलिस की परिभाषा 1 में भर्ती होता है, 2 में अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की सेवा और शर्तें कौन निर्धारित करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 2 में जब आप भर्ती हुए रीततः तब आपको सर्टिफिकेट 8(1) में डीजीपी के माध्यम से दिया गया। अब अगर आप धारा 9 में पुलिस अधिकारी नहीं रह जाते हैं, कैसे, एसपी के अभिव्यक्ति अनुज्ञा से या प्राधिकृत किसी अन्य पुलिस ऑफिसर के अभिव्यक्ति अनुज्ञा से, ठीक है,
या आप जिस वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर के अधीनस्थ हैं उसको कम से कम 2 माह की अभिव्यक्ति वो लिखित सूचना दे करके। अब अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं रह गए तो आपको सर्टिफिकेट 8(2) में वापस करना है किसी सशक्त प्राधिकारी को। यदि आप 8(2) में वापस नहीं करते हैं तो ये 2(8) पास आ जाएंगे और बन जाएगा 28 और आपको दिलाएंगी सजा। कितना? 2 माह का कठोर या सादा कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों। किसके समक्ष दोषसिद्धि होने पे? मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पाए जाने पे। ठीक। हाँ, अगर आप बिना धारा 9 की शर्तों का पालन किए, बिना धारा 9 की शर्तों का पालन किए, जैसे आप धारा 2 में पुलिस ऑफिसर बने और बिना बताए आप पुलिस ऑफिसर से हट जाते हैं, अब आप पुलिस अधिकारी नहीं रहना चाहते हैं, बिना सूचना दिए ही, बिना एसपी के अभिव्यक्ति अनुज्ञा के, तो फिर गलती तो आपने किया ना, तो फिर ये धारा 2 और 9 फिर पास आ जाएंगे। फिर ये धारा 2 और 9 पास जब आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 29, और जब 29 बन जाएगा तब आपको मिलेगा सजा। कितना? 2 माह का 200 रुपये का जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों। नहीं, गलत। 300 रुपये का जुर्माना। ठीक है, 300 रुपये का जुर्माना या 3 माह का कारावास, ये आपको मिलेगा धारा 29 में। धारा 29 में, ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर लूँ, 2 मास का कारावास, ठीक है, 3 माह का कारावास या 3 माह का सादा वो कारावास। ठीक है, 3 माह का कारावास या 300 रुपये का जुर्माना यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल से। ये भी कारावास कठोर या सादा हो सकेगा, कठोर या सादा हो सकेगा। और किसके समक्ष दोषसिद्धि पाए जाने पे? मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो आपने धारा 29 को भी समझ लिया कि जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर धारा 2 में होने के बाद 9 में सर्टिफिकेट को वापस नहीं करता है, 9 में बिना बताए पुलिस ऑफिसर के पद से हट जाता, अपने को प्रत्याहृत कर लेता है, तब ये 2 और 9 पास आके 29 बन जाती हैं, जिसमें सजा देने की बात की गई है ऐसे व्यक्ति को। कितनी सजा? 3 माह का कारावास कठोर या सादा या 300 रुपये का जुर्माना या दोनों से दिया जा सकता है। कब? मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध पाए जाने पर। तो आपने धारा 2 भी देख लिया, 8(1) देख लिया, 28 देख लिया, 9 देख लिया, 8(2) देख लिया, 29 भी देख लिया। ठीक। अब जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बना है, वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो उसे सर्टिफिकेट 8(1) में प्रदान किया गया, इसमें जो उसके पावर्स और जो उसके फंक्शन हैं, कार्य हैं, अगर उससे भिन्न कोई कार्य करता है तो उसको भी तो सजा दी जाएगी। आपको अगर ड्यूटी दी गई है कि आप ये कार्य करिएगा, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी संभालिएगा, तो आप ट्रक पे चढ़ के पैसा जेब से नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप जा कर के अपने घर की खेती नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हो, ये मना किया गया है। लेकिन डीजीपी या आईजी के अनुमति से, डीजीपी या आईजी की अनुमति से वो भिन्न कार्य कर सकता है। तो जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी धारा 2 में नियुक्त होता है वो धारा 10 में भिन्न कार्य नहीं कर सकता। जो कार्य उसे सर्टिफिकेट के माध्यम से दिया गया है केवल वही कार्य कर सकता है। लेकिन डीजीपी या आईजी की अभिव्यक्ति अनुज्ञा से वो भिन्न कार्य भी कर सकता है, तो साग सब्जी पहुंचाने का काम फिर कर सकता है धारा 10 में। लेकिन अगर उसे अनुमति नहीं मिली है साग सब्जी भी पहुंचाने की और वो पहुंचाता है, तो फिर धारा 29 में उसे वही सजा दी जाएगी जो पुलिस अधिकारी न रह जाने पे बिना कारण के आपको सजा धारा 29 में दी जा रही थी। यानी 3 माह का कारावास कठोर या सादा या 300 रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। तो 2 में पुलिस अधिकारी के रूप में आप भर्ती हो रहे हैं, 8 में 1 में सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर आप सर्टिफिकेट को वापस नहीं करते हैं पुलिस अधिकारी ना रह जाने पे, तो 28 में सजा। अगर आप पुलिस अधिकारी नहीं रह गए हैं लीगल प्रोसेस के माध्यम से धारा 9 में, तो आप 8(2) में सर्टिफिकेट को वापस करेंगे। ठीक। अगर आप सर्टिफिकेट वापस नहीं करते हैं तो 28 में सजा। अगर आप बिना लीगल तरीके से पुलिस अधिकारी नहीं रह जाते हैं, अपने पद को विड्रॉ कर लेते हैं पद से,
तो 29 में आपको सज़ा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और आप अभिव्यक्ति अनुज्ञा से एसपी के या प्राधिकृत अन्य पुलिस ऑफिसर के अगर पद से हटते हैं तो हट सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कहाँ? धारा 9 में। तो ये सारी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण धारा हैं, एक एक धारा महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आई चीज़ें या नहीं आई हैं। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। धारा 1 में पुलिस की परिभाषा दी गई है, 2 में भर्ती की बात बताई गई है, राज्य सरकार रीततः भर्ती करती है और अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की वेतन और सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है। फिर उस व्यक्ति को जो भर्ती होता है धारा 2 में, धारा 8 में डीजीपी के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे उसको पावर्स और ड्यूटीज प्राप्त होती हैं। जब वो व्यक्ति पुलिस अधिकारी अगर चाहे ना रहना चाहे तो नहीं भी रह सकता है, लेकिन कैसे? धारा 9 में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, यानी एसपी या प्राधिकृत अन्य पुलिस ऑफिसर के अभिव्यक्ति अनुज्ञा से पद से हट सकता है या अपने वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को 2 मास से अन्यून अवधि की सूचना दे करके वहां से हट सकता है धारा 9 में। अगर वो बिना धारा हट जाता है तो 8(2) में सर्टिफिकेट वापस करना होगा, किसे? सशक्त प्राधिकारी को। अगर नहीं वापस करता है तो 2 और 8 पास आ जाएंगे, 28 बन जाएगा और उसको यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पाए जाने पे 200 रुपये का जुर्माना या 2 मास का कठोर या सादा कारावास या दोनों दिया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति बिना धारा 9 की शर्तों का पालन किए ही अपने को पद से प्रत्याहृत कर लेता है तो 2 और 9 पास आके 29 में उसको सजा देंगी, 3 माह का कारावास या 300 रुपये का जुर्माना उसे दिया जा सकता है। जो व्यक्ति धारा 2 में पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती होता है वो व्यक्ति धारा 10 में भिन्न कार्य नहीं कर सकता। जो कार्य उसे सर्टिफिकेट से अलाउ किया गया उतना ही कर सकता है, लेकिन डीजीपी या आईजी की अभिव्यक्ति अनुज्ञा से भिन्न कार्य भी कर सकता है। अगर ये बिना अनुज्ञा के भिन्न कार्य करता है धारा 10 में तो धारा 29 में वही सजा इसके लिए भी दी जाएगी जो बिना रीजनेबल कारण के अपने को पद से प्रत्याहृत कर लेता है धारा 9 में। तो इस तरह से आपने धारा 2 देख लिया, पुलिस बल की भर्ती, 8 में सर्टिफिकेट मिलना, 9 में ना रह जाना, 10 में भिन्न कार्य ना करना, 28 और 29 में सजा की बात की गई। ये तो एक सिंपल पुलिस की बात की गई थी। पूरे पुलिस एक्ट में 3 तरह के पुलिस की बात की गई है, ठीक है। पूरे पुलिस एक्ट में कितने तरह के पुलिस की बात की गई है? 3 तरह से पुलिस की बात की गई है। एक तो ये सिंपल पुलिस, एक नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस जिसके गठन की बात धारा 2 का में की गई है, और एक तीसरा विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति एसपीओ जिसके गठन की बात धारा 7 में की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 2 का भी है, 2 का के साथ 8 का पढ़ा जाता है, 17 के साथ 18 और 19 भी पढ़ा जाता है। ये भी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। 2 का में नागरिक उड्डयन कार्मिक की बात की गई है कि जब कोई भी पुलिस अधिकारी हो जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी होते थे पहले उन्हीं को नागरिक उड्डयन कार्मिक कहा जाता था। क्या किया गया कि 8 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2001 से नागरिक उड्डयन कार्मिकों को नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल बना दिया गया। तो जितने नागरिक उड्डयन कार्मिक थे उनको ये ऑफर दिया गया कि यदि आप चाहो तो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल बन जाओ और नहीं बनना चाहते हो तो आप हट जाओ पद से। तो इसके लिए प्रक्रिया 2 का में दी गई है। 2 का कब जोड़ी गई है? 10 अगस्त 2001 से जोड़ी गई है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागरिक उड्डयन कार्मिक की परिभाषा भी धारा 1 में दी गई है, उसको भी ध्यान रखना। अब धारा 2 का में जो नागरिक उड्डयन कार्मिक की बात की गई है, ये नागरिक उड्डयन कार्मिक को कहा गया कि आपको 30 दिन के भीतर, यानी 10 अगस्त 2001 से 30 दिन के भीतर नागरिक उड्डयन कार्मिक विभाग का जो डीजीपी है, पुलिस महानिदेशक है, उसे आप नोटिस भेजिए कि साहब मैं इस पद पे बना रहना चाहता हूं या नहीं बना रहना चाहता हूं। कितने दिन के भीतर समय दिया गया? मात्र 30 दिन का समय दिया गया। अगर आप इस बात का आवेदन भेज देते कि मुझे अब पुलिस बल नहीं बनना है, ठीक है, मैं कार्मिक था, कार्मिक मुझे रहना चाहिए था, मैं अब नहीं सेवा दूंगा, तो ठीक है आप हट जाइए।
आपको लास्ट टाइम के 3 माह के बराबर के वेतन की जो है प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। यानी लास्ट टाइम पे आपको जो वेतन मिल रहा था उसके 3 माह के बराबर, जैसे आपको लास्ट महीने में 1000 रुपया वेतन मिला है तो उसका 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी 3000 रुपया आपको प्रतिपूर्ति के तौर पे दे दिया जाएगा। कितना? 3000 रुपया दे दिया जाएगा। ठीक, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर वीडियो समझ में आया है और आप लोगों ने देखा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मैं जो वीडियो ये बनाया हूँ आपको कितना समझ में आया, कितना फ़ायदेमंद हो। अगर कमेंट करोगे तो दूसरा वीडियो आएगा, नहीं कमेंट करोगे तो यहीं से पुलिस एक्ट का अंत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, दूसरा वीडियो आएगा नहीं फिर। तो 2 का में 3 माह 30 दिन का नोटिस देना होता है उस व्यक्ति को जो नागरिक उड्डयन कार्मिक था, एयरपोर्ट पे काम करने वाला कर्मचारी। अगर वो पुलिस बल नहीं बनना चाहता है, अरे एक तरह से अच्छी बात हो गई थी, पुलिस बनाया जा रहा था, आपको क्या दिक्कत था? ठीक है, लेकिन अब नहीं बनना चाह रहे तो पुलिस के रूम में बदनामी नहीं सहना चाहते हैं, ठीक है, तो 30 दिन के भीतर उस विभाग के डीजीपी को नोटिस देना था। अगर नोटिस आपने दे दिया तो आपको 3 माह के बराबर के वेतन की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी, जाओ अपने घर ऐसो आराम करो। ठीक, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो मान लिया गया कि अब आप पुलिस बल बनना चाहते हो, पुलिस का मेंबर बनना चाहते हो तो आप पुलिस का मेंबर बन जाओगे, फिर जो ड्यूटीज आपको दी जाएंगी वो सब आपको निर्वहन करना होगा। तो ये 2 का, और जब आप पुलिस बल बन जाओगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कहाँ? धारा 8 का में सर्टिफिकेट दिया जाता है, 8A में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, तो ये है नागरिक उड्डयन कार्मिक। 3 जगह आपको इसके बारे में पढ़ना है, एक तो धारा 1 में डिफिनीशन, धारा 2 में गठन और 8A में सर्टिफिकेट। बस इतनी सी बात पढ़नी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। संशोधन का डेट भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद एक SPO की बात की गई है। ठीक है, किसके बाद? SPO की बात की गई है। उसका उल्लेख धारा कहाँ किया गया है? धारा 17 में किया गया है SPO की बात। धारा 17, 18 और 19 3 धाराएं SPO यानी विशेष पुलिस अधिकारी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति धारा 17 में की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण धारा है, याद रखिएगा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति कब, कौन, किसके द्वारा और क्यों की जाती है? जब कोई व्यवस्था किसी क्षेत्र में, ठीक है, भंग हो जाती है, परिशांति भंग हो जाती है या होना संभाव्य है, वहाँ जो पुलिस होती है वो पर्याप्त नहीं रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, किसके? इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपॉइंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो किसके रिकमेंडेशन पे? इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पुलिस ऑफिसर के निर्देशन पे। कौन करता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है SPO। ध्यान रखिएगा, किसको? वहाँ के ही स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जब स्थानीय होंगे तो वो लोग वहाँ के लोगों से परिचित होंगे, फिर लोग अपराध नहीं कर पाएंगे। व्यवहार में ये धारा, जब कभी कोई त्यौहार आता है, कोई सीजन आता है त्योहारों का, जैसे मुस्लिमों का त्यौहार है तो ताजिया हो गया, मुहर्रम का हो गया, बकरीद हो गया, ईद हो गया। हिंदुओं का त्यौहार है तो उसमें नवरात्रि में दुर्गा पूजन विसर्जन हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब त्योहारों में जब लगता है कि कहीं जो शांति है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है वो बिगड़ जाएगा और स्थानीय पुलिस वहाँ पे केवल हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएगी, या कहीं शांति विक्षुब्ध हो गई है, तब ऐसी स्थिति में वहीं के स्थानीय लोगों को ही, ठीक है, DM के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। किसके कहने पे? इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के रिकमेंडेशन पे। वो स्थानीय लोग अपने लोगों को सबको पहचान रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति वहाँ ईंटा पत्थर चलाने नहीं जाएगा, अपराध करने नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही करेंगे उसका शिनाख्त हो जाएगा। ठीक है, तो शिनाख्त हो जाएगा। और दूसरी बात, वो अपने ही लोगों को ईंटा पत्थर भी नहीं मारेगा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर वहाँ SPO के रूम में बैठे हैं वो उन्हीं के घर के लोग हैं, तो ईंटा पत्थर भी नहीं मारेगा। दूसरे उन पर ऐसा नियंत्रण करेंगे कि सबको पहचान है, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है अपराध को होने से वहाँ रोका जा सकता है। तो ये धारा 17 में SPO की नियुक्ति की जाती है। 18 में जो SPO होता है उसको वही शक्तियाँ और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं, इसके वही भी पावर्स और विशेषाधिकार होते हैं, विशेषाधिकार और शक्तियाँ जो सामान्य पुलिस अधिकारियों के
होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सामान्य पुलिस अधिकारियों के विशेषाधिकार और शक्तियां होती हैं वही विशेष पुलिस अधिकारी के भी होते हैं। ये कहाँ लिखा है? धारा 18 में लिखा है। तो एसपीओ की नियुक्ति कहाँ हो रही थी? धारा 17 में। और एसपीओ की विशेषाधिकार और शक्तियां कहाँ हैं? धारा 18 में। और जो व्यक्ति एसपीओ के रूप में नियुक्त हुआ है अगर वो रात में भाग आता है कैंप से, तब कुटाई होगी कि नहीं उसकी? तब 19 में सजा लिखा हुआ। किसमें? धारा 19 में उसको दंडित करने की बात की गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों अगर समझ में आया वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, वरना इसके आगे पुलिस एक्ट पे दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा फिर। तो धारा 19 और बताएंगे तो फिर रेगुलेशन पे भी पुलिस वीडियो आपको प्राप्त होगा। धारा 19 में सजा की बात की गई कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि होने पे 50 रुपया दंड की बात की गई। कितना? 50 रुपया दंड की बात की गई कि उसको 50 रुपया दंडित किया जा सकता है दोषी पाए जाने पे मजिस्ट्रेट के समझ। ये एसपीओ है, कोई सैलरी परमानेंट थोड़ा ना रखे हो जो लगे फांसी पे लटका दोगे। जो परमानेंट होता है फांसी पे तो उसको भी नहीं लटकाया जा सकता ना। उसको भी गलती करने पे धारा 28 से धारा 29 में सजा देते हो। आप विभागीय कार्रवाई धारा 8 में 7 में सजा दे दोगे, धारा 7 के अलावा, ठीक है। और क्या करोगे? हाँ, इसके साथ विभागीय कार्रवाई धारा 7 होती है जो आप उसको अन्यथा सजा दोगे, ठीक है। यानी जो पैराज से जुड़े हुए हैं पुलिस रेगुलेशन के, वो पैरा 481, 482, ठीक है, 480, 493, 497, ये सब पैराज हैं जिसमें निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है, लाइन हाजिर करना, डांटना, डपटना, बर्खास्त करना, ये सब सजा वहाँ लिखी हुई है। तो चलिए आज मैं यहीं पे बंद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको और दूसरा वीडियो ला करके जो शेष धाराएं हैं उसको भी समझा दूंगा। चलिए, हाँ, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कमेंट करके नहीं बताते हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, तो फिर दूसरा वीडियो पुलिस एक्ट पे तो नहीं मिलेगा, शेष एक्ट पे तो मिलता रहेगा।